हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। क्या हाल चाल है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही शानदार है, जिसका नाम है गांव का घर, जिसके रचनाकार है ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, इनको देख रहे हैं आप सभी कोई। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म होता है बच्चों। कहां पे? झारखंड के गोड्डा के पत्थरगामा गांव में। इनकी माता जी का नाम है सरला देवी एवं पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिताजी का नाम है और माता जी का नाम है सरला देवी। ठीक है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई है। बीए और एमए अंग्रेजी विषय में किए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में भी इन्होंने एमए किया बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने हिंदी हिंदी विषय से एमए की पढ़ाई की। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किए हैं, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय से इनकी एमए की पढ़ाई हिंदी विषय से हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के ये कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम इन्होंने चलाया है बीपीएससी के थ्रू। अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन में फिर इनका इंटरेस्ट रहा। कविता लिखने में बड़ा ही ये इंटरेस्टेड थे, आनंद था इनको लिखने में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका निवास रहा। इनको सम्मानित भी किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 2006 में संशय आत्मा इनकी एक रचना है। इस संशय आत्मा के लिए इनको दिया गया है बच्चों, संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2006 में, और पहल सम्मान 2006 में सम्मानित किया गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, आंख हाथ बनते हुए 1970 में प्रकाशित हुई। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, 1980 में प्रकाशित हुआ। गंगा तट 2000 में, संशय आत्मा 2004, भिनसार 2006, कवि ने कहा 2007, कविता संग्रह है जबकि ये सब, ठीक है ना। तो ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आते हैं हम लोग फाइनली कहां पे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गांव का घर। गांव का घर एक कविता है। कवि आज भी उन गांव के घरों को याद करते हैं। अपने जमाने में जो उनका गांव हुआ करता था वो शायद आज नहीं है। आज होड़ लगी है गांवों को शहर बनाने के लिए। जब वो समय था और आज का समय देखिएगा तो गांव में बहुत अंतर दिखेगा। कवि अपने समय के जमाने का जो गांव याद करते हैं, वो याद करते हुए कहते हैं कि गांव के घर में अंतःपुर की वह चौखट याद आती है उनको। गांव के घर में चौखट याद आती है। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। मतलब कह रहे हैं कवि कि वो एक समय था जब गांवों की चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो आप शायद ही देखे होंगे वो समय, या देखे भी होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सहजन का पेड़ आज भी हुआ करता है, पर उसका जो गोंद निकलता है जिसको लासा कहते हैं, उसको हम लोग की जो मम्मी लोग होती हैं, चाची लोग होती हैं, घर की जो महिलाएं होती है, वो लोग टिकुली साटने के लिए इस्तेमाल करती थी। टिकुली साटने के लिए इस्तेमाल करती थी वहां वहां चौखट पर। और आज भी वो घर के बाहर की सीमा याद है। लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जब बाहर से किसी को आना होता था, जिसके भीतर आने से पहले जो घर के बड़े लोग, पुरुष लोग होते हैं, उनको खांसना पड़ता था, खड़ाऊं बजानी पड़ती थी, यानी कि चप्पल बजा देना पड़ता था खबरदार की कि मैं आने वाला हूं। तो घर के अंदर पर्दे के भीतर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, सजग हो जाती है, पर्दे के अंदर चली जाती है, घरों में चली जाती है, तब बाहर से कोई पुरुष अंदर प्रवेश करते हैं। खांसना पड़ता है उनको, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की कि हम आ गए हैं। तो घर की औरतें जो होती है ना, वो अंदर ससुर से भसुर से बड़ा लाज शर्म हुआ करता था। भले आज समय बदल रहा है, सब
प्रत्यक्ष हो रहे हैं, सामने आमने, कोई परेशानी नहीं है, लोगों के कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पर वो समय कवि याद कर रहे हैं। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, बिना किसी नाम के बोलना पड़ता था पर्दे के बाहर से ही, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज संघ के चिन्ह की तरह। तर्जनी उंगली संघ के चिन्ह की तरह, ये तर्जनी उंगली पर स्त्रियां इसको दिखाते ही घर के पूरे काम काज को फटाफट सहज और आसानी से कर लेती थी। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरु लिपि भित्त पर, गांव के जो घर होते हैं उसके चौखट के बगल में गेरुआ रंग से, लाल रंग से लिपा हुआ जो दीवार है ना, उस पर दूध टूबे अंगूठे के छापे उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल भर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक बार। अगर आप ध्यान करेंगे तो गेरुआ रंग से दीवार लिपा रहता था। उठौना दूध मतलब जब आप किसी से, गांव के लोगों से दूध लेते हैं ना पैसा दे करके, तो उसको हम लोग उठौना कहते हैं। डेली आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो जो भी है वो देते थे, और महीने के अंत में उनका गिनती होता था कि कितना दूध कितना दिन आया है, कितना वजन हुआ, और उसके हिसाब से उनका प्रति केजी का पैसा जोड़ करके दिया जाता है, होता है ना, तो उसको उठौना कहा जाता है। तो उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के जो आते थे ना, तो अंगूठे का छाप दूध वाला लगा देते थे गेरुआ रंग के दीवार पर। एगो छाप माने 1 दिन, दूसरा छाप 2 दिन, तीसरा छाप 3 दिन, और या फिर हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक बार कि कितना दिन का दूध हुआ, लास्ट में गिना जाता था। गांव के उस घर को लेखक कवि आज याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान समय और उस समय की तुलना करें तो वो गांव आज वो नहीं रहा। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। गांव का वो घर आज अपना गांव खो चुका है। अब वैसा नहीं रहा है गांव। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, अब पहले की तरह पंच परमेश्वर भी नहीं रहे। पंच परमेश्वर भी पहले की तरह नहीं रहे। अब कहां किसी को कोई पंच परमेश्वर की बात मान रहा है। पहले पंच जो कह देता था उनकी बातों को परमेश्वर जोड़ा गया ना। दिख रहा है ना कि पहले जब गांव में झगड़ा हुआ करता था बच्चों, किसी तरह का भी, जमीनी हो, आपसी हो, पड़ोसी का हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, तो आपस में गांव में प्रतिष्ठित 5, 7, 10 लोग हुआ करते थे जो बैठकर झगड़े के मुद्दे पर बात करते थे और एक उचित निर्णायक फैसला लेते थे जो कि समाज को मानना पड़ता था, दोनों पक्षों को मानना पड़ता था। लेकिन आज कोई पंच परमेश्वर भी नहीं रहा और ना ही कोई पंच की बात सुन रहा। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी ललटेने हैं, अभी दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी। कहने का मतलब कि पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो चुके हैं। अब उस तरीके का कोई बात नहीं रहा। बिजली बत्ती तो आ गई है लेकिन ज्यादा देर तक गुल रहती है, गायब रहती है। अब तो लड़के के दहेज में टीवी भी मिल रही है, लालटेन भी है अब भी, लेकिन क्या है, दिन भर आलो के कैलेंडर से ढकी रहती है टीवी। बिजली बत्ती का भले आ गया है लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो सब ठीक ही है। एलॉन बॉय जी क्या कह रहे हैं आप? जूली गुप्ता, आकृति झा, सुनिधि चौहान। अब देखिए सूरज कुमार कह रहे हैं यहां जादव कौन कौन है। क्या बात है, यही सब। तो समझ रहे हो ना, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। लाइट ही नहीं रहती तो अंधेरा तो ज्यादा रहेगा ना। रात उजाले से अधिक, बिजली बत्ती आ गई परंतु रहती नहीं। बिजली बत्ती आ गई परंतु रहती नहीं है। रात में उजाला होना चाहिए तो अधिक अंधेरा उगल रही है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहां तक ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। कवि कहते हैं कि घरों में रोशनी नहीं है लेकिन थोड़े दूरी पर रातों में समियाना में पूरा चकाचौंध लाइट के अंदर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, गांवों से कुछ दूर पर।
ऑर्केस्ट्रा, वहां चकाचौंध लाइट है, लेकिन गांव में रहने वाले को वो न लाइट भी वहां नहीं आती और ना ही उसकी आवाज आती है। समझ रहे हो ना? होरी, चैता, बिरहा, आल्हा, गुंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है यह एक शोक गीत अनगाया अनसुना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कहा गया है कि गांवों में जिस प्रकार से परंपरागत लोकगीत हुआ करते थे वो शायद अब नहीं रहा। अब फिलहाल वर्तमान में बहुत कम हो चुका है। आप देखिए, पहले जैसे होली मनाई जाती थी, आज कई जगहों पर होली बड़ा सुनसाना सा हो जाता है। ना तो उस तरह के लड़के रहे, ना उस तरह के लोग रहे, बुजुर्गों की यहाँ पर कमी हो रही है। जिस तरह की मानसिकता के पहले के पुराने लोग हुआ करते थे, वो होरी खूब गाते थे, पूरा सामाजिक चौताल लगा करके 50 लोग, 100 लोग, गांव के जितने बुजुर्ग लोग, लड़के भी जो भी होते हैं, इकट्ठा होकर के गाते थे। होरी हो गया, चैता गाया जाता है, चैता आज चैता हम गाई भो रामा, सुने हो ना? बिरहा गाया जाता है, आल्हा, गूंगे, ये सब। लेकिन पहले की तुलना में अब ये कम हो चुका है। अब वो गांव और आज का गांव दोनों में बहुत अंतर दिखेगा। अब तो शोक गीत, अजीब अजीब गाना गा रहा है, सब सुनने लायक नहीं है। माता बहन के साथ आप सुन नहीं सकते हैं। कैसे वो लोग मुंह दिखाता है अपना, चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो सही, पर बेशर्मों को शर्म कहां आती है? हाँ, बेशर्मों को शर्म कहां आती है? सुनिए, कितना बड़ा भोंचू टाइप का हम लोग का समाज होता जा रहा है। समाज की बेटियों पर, समाज की महिलाओं पर गंदा गंदा गीत गाया जाता है। ये समाज की बेटियां कहीं आपकी बहन है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, आपकी माँ है। मतलब अगर अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो हमारी माताओं बहन को गाली दिया जा रहा है। और गाली देने वाला भोजपुरी को अपने आप का गौरव समझता है। कोई भी हो, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रहा हूं। मतलब हमारे घर के, आपके घर के लोगों को गाली दिया जा रहा है गाने के माध्यम से, और दर्शक मजा ले रही है। और उसे दर्शक को यह बात नहीं समझ में आ रहा कि आपके घर की बेटियों को, आपके घर की बहनों को, माताओं को, सबको गाली दिया जा रहा है गाना के माध्यम से। कब जगेंगे आप? तो इसमें भी इस तरह का जातिवाद फैला दिया गया है। कवि गलत नहीं कह रहे हैं, वो गांव और आज का गांव बहुत फासला हो चुका है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है कि सर भोजपुरी गाने के विरोधी। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं भोजपुरी गाने का। गंदे भोजपुरी गाने को मैं कान तक नहीं आने देता हूं। कोशिश हमारी यही रहती है, जिसमें कहा जाता है ना कि आपकी बहन हमारी बहन है। जब स्टेज शो करना होता है तो मैया, चाची, बहनिया, दीदिया, और वहां से बाहर निकले तो जाके भरपेट स्टूडियो में गाड़ी देकर चलिए। नहीं, क्या चल रहा है ये सब? कब जगेंगे हम लोग? तो बस जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, घर का कार्यक्रम हो, गंदे गंदे गीत बजाए जा रहे हैं अपने बहनों के सामने, अपने माताओं के सामने, चाची के सामने, पारिवारिक जो भी रिलेशन वाले जुटे। और क्या है उस गीत में? तो गारी है, अप्रत्यक्ष रूप से गारी है वो। बुरा लगा हो तो क्षमा, लेकिन सही बात है ये। यही बात कह रहे हैं कि होरी, चैता, बिरहा, आल्हा, गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में अब भटकता है। कहां मिलता है ये सब? अब तो छा गया है शोक गीत। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो पहले आता था, है? पर अब कहां? उन लोगों की पेट चलता थे, रोजी रोटी चलते थे इस पे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब कोई थोड़ी देखना चाहता है उसको। ऐसा लगता है जैसे कि हाथी अपना दांत गवा चुकी है। हाथी अपना गजदंत, कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सा जो धूल श्वेत गिरती है जंगलों में छीस गई है। लेने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले बिरुंदते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। वृक्षारोपण अंधाधुंध कर दिया गया, खूब गांवों की पेड़ों की खूब कटाई हुई। लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। शहर सिर्फ शोषण किया जाता है शहरों में।
शहर में सिर्फ शोषण प्रायः किया जाता है और शहर में लोग अपने आप को बस करके मतलब डेवलप समझते हैं कि हम डेवलप कर चुके हैं। वहां अदालत हो, अस्पताल हो, सब जगहों पर क्या स्थिति बन गई है? कह रहा है ना कि फैले फैले भी रुंधते, मतलब भ्रष्टाचारी हर जगह पर फैल गई है, भ्रष्टाचारी हर जगह पर फैल गई है। वो गांव और आज के गांव में बहुत अंतर रहा। गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। गांव का घर जो है, अब तो बहुत सारे घर ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई रहने वाला भी नहीं। पहले गांवों में आनंद होता था, आज भी है आनंद, पर वो आनंद नहीं जो पहले हुआ करता, क्योंकि गांवों को शहर बनाने की उम्मीद है बच्चों आप लोगों ये समझ गए होंगे चैप्टर, और इसका पीडीएफ जल्द आप पहला एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने समझ लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा आप सभी को। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत थैंक यू सो मच।